तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? जल्दी से बताएंगे। शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम बात करेंगे, थोड़ा स्लो चलिएगा इसमें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ढेर सारे। आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म याद करनी पड़ेगी, रेड फॉस्फोरस किस में सॉल्युबल होता है किस में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज यहाँ पे बिल्कुल अबसर्ड सी हैं, ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है अपनी फैमिली में। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो चलिए सारे के सारे लीडर वाले बच्चे जरा एक बार मुझे बताएं फटाफट से कि वी हैव कम। अपनी अपनी अटेंडेंस सारे के सारे बच्चे जल्दी से लगाएंगे। ऑल गुड्डूज एंड गुड़ियाज अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं। तो शुरू करते हैं, देखिएगा। तो आज अक्षत, नवजोत, अक्षत और कौन कौन आ चुके हैं देखिए। नवजोत गुड मॉर्निंग। तो चलिए अक्षत, कल तो काफी लेट हो गया होगा सोने में, है ना? जन्माष्टमी का पर्व था तो आप सभी लोगों को बड़ा लेट हो गया होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। ये तो साल में एक बार आने वाले त्योहार हैं तो सेलिब्रेशन तो लाजमी है। तो शुरू करते हुए, और कौन कौन है बच्चों जो आप में से जल्दी एक बार सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें ताकि हम पुनर्प्रस्थान कर जाएं, प्लीज। पंकज कैसे हैं आप? बताइए जल्दी से। पंकज, नवजोत, पिछली क्लास के नोट्स भी सेंड कर देना। सर कर दिए थे बेटा नोट्स सेंड, एक बार चेक कीजिएगा। पिछली क्लास के नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं, एक बार आप चेक कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं। नोट्स आपके साथ शेयर हो गए होंगे। शायद संडे और मंडे छुट्टी थी, इस वजह से नोट्स अपडेट ना हुए हो। मैं कर चुका हूं अपनी तरफ से, हो सकता है। तो चलिए, हमने आज कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो चलें, और जहां पर मुझे लिख के पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे अपन लिख कर पढ़ाएंगे। मतलब ये नहीं कि स्लाइड को अंडरलाइन कर दिया तो काम चल जाएगा, नहीं। तो यहां से हम बात करने वाले हैं, आज बात करेंगे ग्रुप 16 के बारे में बात करेंगे। 10 मिनट पहले ग्रुप 15 पढ़ेंगे, फिर 16 एंड 17। तो आज थोड़ा सा ग्रुप 15 पढ़ेंगे अपन। 15 पढ़ेंगे लगभग 15 मिनट। उसके बाद 16 पढ़ेंगे और फिर 17 पढ़ेंगे। मैं आपको यहां पर ऑक्सी एसिड्स और साथ में इनकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है उनके बारे में डिटेल्ड आइडिया दूंगा कि फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, उसको आप कैसे लेकर चलते हो, टेबल भी बनाएंगे। तो चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने। ये मैंने बताई थी आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं बच्चों। अगर हम कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो चाहे वो नाइट्रोजन के कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिएगा, यहीं से कनेक्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा रिकैप भी हो जाए। तो नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैंने क्या बताया था कि इनमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बच्चों? वो होती है -3। और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +5। इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली के सारे मेंबर -3 से लेके +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर जल्दी से मैं एक बार देख लूंगा बेटा नवजोत, और बात भी कर लूंगा अपनी टीम से अभी आपकी क्लास के बीच में ही कि नोट्स आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो वो दिखने चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अपन बात कर लेंगे। तो यहां पर देखिए, नाइट्रोजन जैसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर किसी की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, याद रखिएगा पी ब्लॉक के लिए स्पेशली। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? प्लस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पी ब्लॉक के लिए हमेशा ट्रू है, ये पी ब्लॉक के लिए हमेशा ट्रू है। ये बात याद रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू है। यानी मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? पी ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन के बाद से, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये बात याद रखनी है। किसी भी एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन ये इसी रेंज में लाई करते हैं। बोरॉन फैमिली में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी किसी में एक्सेप्शन एज सच है नहीं। बोरॉन में और हैलोजन में यहां पर क्या होगा बच्चों? हैलोजन में भी नहीं है, मिनिमम सेम रहती है। तो चलिए शुरू करते हुए, मैंने आपको बताया था जैसे अमोनिया है, अमोनिया में आप लोग चेक करेंगे तो अमोनिया में देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -3। तो देखो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है
इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमा अटेन कर चुकी है, मतलब इससे नीचे नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ अक्षत कि इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। मतलब अगर नाइट्रोजन -3 में है तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब जब भी नाइट्रोजन -3 में आ जाए, फास्फोरस -3 में आ जाए, तो आप याद रखेंगे दे विल बी गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स, ये अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जरूरी है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मिनिमम में ना हो। मिनिमम में अगर है तो नाइट्रोजन, एक मैं आपको यहाँ पे नोट भी लिखाऊंगा आज, और इस नोट की वजह से ही मैं इसे पढ़ा रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा। तो नाइट्रोजन यहां पर क्या हो जाता है? रेड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। नाइट्रोजन इज रेड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर देखो, यहां पर भी नाइट्रोजन मेनली रेड्यूसिंग एजेंट ही होता है, यहां पर भी नाइट्रोजन मेनली रेड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है। याद रखिएगा, यहां पर भी नाइट्रोजन रेड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है। यहां से शुरू होता है इसका एम्फोटेरिक नेचर, यहां के बाद क्या हो जाता है? एम्फोटेरिक हो जाता है, यानी +1 से नाइट्रोजन और +4 तक क्या देता है? ये एम्फोटेरिक नेचर देता है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में। लिखाऊंगा आपको ये बात मैं। नाइट्रोजन +1 से +4 तक क्या देता है बच्चे? नाइट्रोजन +1 से +4 तक इट शोज एम्फोटेरिक नेचर। ये एम्फोटेरिक नेचर देता है, मतलब एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रेड्यूस भी कर सकता है। आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के आगे के कंपाउंड्स की, तो नाइट्रोजन के आगे के कंपाउंड्स देखो, अगर मैं NO की बात करूं तो नाइट्रोजन +2 में है, तो +2 में है तो +5 में भी जा सकता है नाइट्रोजन, इसका मतलब रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये -3 में भी जा सकता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन जब भी +2 में हो, आंखें बंद करके आप याद रखेगा, एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन क्या बच्चों, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इट इज एम्फोटेरिक। आगे बढ़ जाइएगा। HNO2 भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। HNO2 भी आपने देखा हो शायद। HNO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? अगर आप HNO2 को हीट करें तो HNO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? HNO3, और प्लस क्या आ जाता है हमारे पास? NO, और प्लस आ जाता है हमारे पास H2O। तो ये बात याद रखिएगा, ये HNO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, प्लस H2O। ये बात याद रखिएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बड़ी मजेदार चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। कैसे हो जाएगा? यहां पर देखिएगा, आप यहां से यहां पर बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, यानी HNO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? HNO3 कन्वर्ट हो जाता है HNO2, HNO3 प्लस NO प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, यानी ये क्या कर सकता है? देखो, ये ऑक्सीडाइज हो गया, यहां पर रेड्यूस हो गया, तो ऑक्सीडाइज और रेड्यूस मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर बात करें नाइट्रोजन, देखो अगर इसमें आ रहा है तो भी ये क्या कर सकता है? तो भी ये अपने आप को ऑक्सीडाइज या रेड्यूस कर सकता है। +4 में भी ये काम करता है, लेकिन +5 में क्या हो जाता है? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। +5 में क्या हो जाता है? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। +5 में क्या हो जाता है? ओनली ऑक्सीडाइजिंग। +5 में क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, क्या बात याद रखनी है? नोट करके याद रखिएगा, NOTE नोटी, नोट में ये बात याद रखिएगा कि नाइट्रोजन +5 से लेकर +1 से लेकर +5 तक, नाइट्रोजन कहां से कहां तक? +1 से, नाइट्रोजन +1 से लेकर +4 तक क्या देता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन देता है। क्या दे देता है? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन देता है इन एसिडिक मीडियम ओनली, इन एसिडिक मीडियम ओनली। याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में ही देगा, बेसिक में नहीं देगा। जबकि फास्फोरस, फास्फोरस क्या हो जाएगा? फास्फोरस -2 से लेकर, फास्फोरस -2 से लेकर +4 तक सारी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन देता है इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम बोथ, एसिडिक में भी और बेसिक में भी, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। यानी नाइट्रोजन जब भी -2 से, फास्फोरस -2 से +4 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मीडियम चाहे आप एसिडिक ले लें चाहे बेसिक ले लें, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, जैसे हमारे पास क्या है? P4 है, इसके ऊपर आप OH- डालोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है H2NaH2PO2, तो ये आ जाता है माइनस प्लस PH3 और प्लस H2। ये बात याद रखिएगा, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। देखो यहां पर
0 से +1 में चला गया और यहां पर 0 से -3 में चला गया। तो याद रखना है फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, बेसिक मीडियम में भी करता है और एसिडिक मीडियम में भी करता है। अगर इसके ऊपर आप HNO3 डालोगे, H2SO4 डालोगे तो भी डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं कि नाइट्रोजन तो सिर्फ +1 से +4 में करता है, फास्फोरस सारी मिड ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये है, तो या तो ये लूज कर दे +3 या दोनों लूज कर दे +5 या 3 गेन कर ले तो -3। यानी ये 3 मेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिनको कहा जाता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनमें से नाइट्रोजन की अगर बात करें, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की एंड बिस्मथ की, तो इन सब की बात करें बच्चों तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या? स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन +5 की क्या कर रही है? डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से होता है ये? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। मतलब याद रखिएगा बच्चों, P3+ P में कम ज्यादा स्टेबल होती है, आर्सेनिक में ज्यादा, उसके बाद हमारे पास एंटीमनी आ जाता है और बिस्मथ। ये किसके लिए है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। और P ज्यादा स्टेबल होता है किससे? आर्सेनिक से वो ज्यादा स्टेबल होता है, एंटीमनी से वो बिस्मथ से। ये किसमें? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये बात याद रखिएगा, ये चार्जेस नहीं है, दीज आर ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अलग होता है, चार्जेस का मतलब अलग होता है। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चार्ज, मे नॉट बी चार्ज। वो क्या हो सकती है? एक हाइपोथेटिकल चार्ज हो सकता है। तो यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि सर हमें समझ में आ चुकी हैं अक्षत एंड एवरीवन। जल्दी 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 से एक बार अक्षत एंड एवरीवन दैट वी हैव अंडरस्टूड सर, हमें बातें समझ में आ चुकी है। अलविना कौसर बेटा रिप्लाई भी किया करो आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एल्विना, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग दीक्षा, गुड मॉर्निंग दक्ष, गुड मॉर्निंग अक्षत एंड नवजोत। और भी कई सारे बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि रात में लेट सोए हैं तो सोलंकी शायद अभी अवेलेबल नहीं है क्लास में। तो सोलंकी आप भी बताइएगा, और अंकित वसावे आप भी बताइएगा जल्दी से कि आप क्लास में हैं या नहीं है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NF5 एंड NCl5 कंपाउंड्स, फास्फोरस कैन फॉर्म ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। अब यहां पर देखो फास्फोरस अपनी, ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन नहीं देता, फास्फोरस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। यहां पर देखो ग्राउंड स्टेट में चेक करो, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो ये यहां पर देख रहे हैं 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 3 वैलेंसी यहां पर नजर आ रही है। वैलेंसी कितनी है? 3 है। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक इलेक्ट्रॉन 3s से किसमें चला जाता है? ये 3p है और ये 3d है। 3d में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, यहां से यहां पर जंप कर जाता है। तो अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन से? 5। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ जाती है? अब इसकी 5 हो जाती है। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ी है तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड भी कर सकता है 6 तक। तो ये बात याद रखनी है। तो यहां पर देखिएगा, दिस कैन नॉट हैपन इन नाइट्रोजन ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की लैक की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। और यहां पर बच्चों आपको ढेर सारी चीजें याद रखिएगा। फास्फोरस तो क्या बना सकता है? PCl6- भी बना लेता है, PF6- भी बना लेता है। तो ये बात याद रखनी है। ये बहुत सिंपल केसेस है। यानी फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 6 तक हो सकती है, जबकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? यहां पर देखोगे, अगर आप कोवैलेंसी की बात करोगे तो इसकी कोवैलेंसी कितनी है? सिर्फ 4 है। यहां पर इसकी कोवैलेंसी कितनी है? सिर्फ 4 है, जबकि बाकी की कोवैलेंसी तो 6 तक हो सकती है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बात करेंगे अब हम 16th ग्रुप एलिमेंट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ये 15th कहां से आ गया? अब 16th ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। 16th ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो याद रखना है, दे फॉर्म
EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। ये क्या बना लेते हैं? EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं। टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। तो यानी यहां पर अब मैं आप लोगों से इस पे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज क्यों कर जाती है? मतलब याद रखिएगा, अमोनिया से ज्यादा, अमोनिया ज्यादा स्टेबल है किससे? PH3 से। वो ज्यादा स्टेबल है किससे? ASH3 से। वो ज्यादा स्टेबल है किससे? SbH3 से। वो ज्यादा स्टेबल है BiH3 से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, तो जो नॉन मेटल है यानी जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है उनका साइज तेजी से बढ़ेगा। हाइड्रोजन का साइज तो नहीं बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का साइज तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर फास्फोरस और नाइट्रोजन का साइज बढ़ रहा है। इस वजह से क्या होता है? यहां से देखो, नाइट्रोजन से फास्फोरस साइज बढ़ा, हाइड्रोजन सेम है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारे पास क्या आ जाता है? ऑर्सेनिक। ये क्या है बच्चों? बॉन्ड स्टेबिलिटी। यानी बॉन्ड एनर्जी के बिहाफ पे भी आप बता सकते हो। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिएगा इधर देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ऑल द हाइड्राइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड और वाटर ऑन देयर कंपाउंड्स, ऑन देयर मेटालिक कंपाउंड्स। मेटालिक कंपाउंड जैसे नाइट्राइड ले लीजिए, जैसे हमने क्या लिया? फास्फोरस, तो PH3। यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर नाइट्राइड ले लूं, अगर मैंने AlN ले लिया, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इसके बारे में बात करेंगे, जैसे मेरे पास क्या है? AlN है, नाइट्राइड है, मैंने जैसे ही वाटर डाला इमीडिएटली क्या बन जाएगा? अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा और भी ढेर सारे तरीके हैं। आप यहां पर नाइट्रोजन को डायरेक्टली भी रिएक्शन करा सकते हो, लेकिन रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा इस पे अटेंशन नहीं देंगे। याद रखना है, यहां पर आयरन भी होता है और मोलिब्डेनम भी होता है। आयरन क्या होता है? कैटलिस्ट। और मोलिब्डेनम क्या होता है? प्रोमोटर होता है। मोलिब्डेनम क्या होता है? प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर। याद रखिएगा, मोलिब्डेनम यहाँ पे प्रोमोटर का काम करता है, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं इसको। तो जरा एक बार देख लीजिएगा, रेड्यूसिंग नेचर किस ऑर्डर में वेरी कर जाता है? इस ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो रेड्यूसिंग नेचर ज्यादा हो जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करना शुरू कर देते हैं ये। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाता है? अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा बेसिक नेचर। बेसिक नेचर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी की वजह से होता है। यहां पे लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, यहाँ पे लोन पेयर किसमें चला गया? डी ऑर्बिटल में भी डिस्पर्स होगा। यहाँ पे और कम हो जाता है, यहाँ पर और कम हो जाता है, यहाँ पर और कम। तो याद रखना है, बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। अमोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जबकि रेड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। बॉन्ड एंगल भी पूछ लेते हैं कई बार इनके बॉन्ड एंगल भी पूछ लेते हैं। नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का, जबकि फास्फोरस में बॉन्ड एंगल कितना होता है? फास्फोरस में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री। तो आप देखो जरा एक बार, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो इनमें बॉन्ड एंगल की भी अगर मैं बात करूं तो अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, फिर PH3 का आ जाता है, फिर ASH3 का आ जाता है। ये किसका ऑर्डर है? एंड सो ऑन। ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, यानी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग अक्षत अगर रेडी हैं तो मुझे बताइएगा जल्दी से। वन क्वेश्चन इज कमिंग टू माई माइंड। आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि सर हमें ये बात समझ में आ चुकी है। तो फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए जल्दी 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 से आगे बढ़ जाएं। आप लोग अगर रेडी हैं तो मुझे बताइएगा। अब देखो यहां से अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा हूं तो सब लोग मुझे बताएंगे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर और भी सारी चीजें।
तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, उसका भी पूछ लिया गया एक बार जेईई में और नीट में, तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद जरूर रखनी है। तो जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकंड पीरियड की कितनी होती है? 4। नहीं, मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकंड पीरियड की 4 ही होती है। सही बात है, सेकंड पीरियड की कितनी होती है? 4 ही होती है मैक्सिमम कोवेलेंसी। ठीक है ना? क्यों? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है उनमें। वैकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं तो सारे एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी में बात करूं, अगर मैं इसी में आप लोगों से बात करूं अभी के अभी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले अगर मैं आपको बोलूं यार एक टेबल बना लो आप, अगर मैं आपको बोलूं सब लोग, अनिकेत, अनिकेत, यस, समृतवार, आप मुझे बताइएगा जल्दी से, अलविना, कौसर, एवरीवन, आप मुझे बताएं, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी बना लूं, यहां पर मैंने क्या ले लिया? अमोनिया। अब देखो कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां पर अगर मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया, अमोनिया के बाद हमारे पास क्या है? PH3, PH3 के बाद क्या है? ASH3, ASH3 के बाद हमारे पास क्या है? SbH3, SbH3 के बाद हमारे पास क्या है? अमृतवार जल्दी से बताइए, BiH3। तो इनमें हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चे यहां पर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी फॉर्म्ड विल बी मेल्टिंग पॉइंट, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। समझ गए हो आप लोग? दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनके बॉइलिंग पॉइंट पे, तीसरा क्वेश्चन बनेगा इनके रेड्यूसिंग नेचर पे, चौथा क्वेश्चन बनेगा इनके बॉन्ड एंगल पे, पांचवा क्वेश्चन बनेगा इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर, और छठा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? छठा क्वेश्चन बन जाएगा, रेड्यूसिंग नेचर तक हम पढ़ चुके हैं, छठा क्वेश्चन बन जाएगा इनकी स्टेबिलिटी पे। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। एक और बन जाएगा बेसिक नेचर पे, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। तो आपने बताना है मुझे जल्दी से। सबसे पहले देखो कितने क्वेश्चंस बनेंगे यहां से, बताइए अमृतवार। आपको ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब भी पढ़ रहे हो तो ट्राई टू फिगर आउट के किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बच्चे, जल्दी से बताइए। तो यहां पर अगर आपसे कोई मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करे तो बताइए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एवरीवन जल्दी से आप मुझे बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स? चलिए देख लेते हैं कौन कौन आप में से, अलविना के साथ साथ अक्षत, आप मुझे जल्दी से बताइएगा। अलविना, कौसर, आप मुझे ड्रैगोज रूल बोला था हाइब्रिडाइजेशन में, वो क्या है? मैं बता दूंगा अभी ड्रैगोज रूल, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अक्षत, आप सबसे पहले ये बताएं इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या, फिर मैं ड्रैगोज रूल बताऊंगा आपको। तो यहां पर देखिएगा, ये हमारे पास इन चारों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ड्रैगोज रूल की वजह से। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट का बच्चे इनमें ऑर्डर आ जाता है, PH3 सबसे कम है, उसके बाद ASH3 है, उसके बाद SbH3 है, उसके बाद BiH3 है, और उसके बाद क्या आता है? अमोनिया आता है। अमोनिया क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो जाता है। पैकिंग अच्छी होती है इसकी, बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा होता है तो पैकिंग थोड़ी अच्छी होती है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों लोचा है, बॉइलिंग पॉइंट में लोचा है। क्या आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट? PH3 का सबसे कम, उसके बाद आता है ASH3, उसके बाद आता है हमारे पास अमोनिया, अमोनिया के बाद आता है SbH3, SbH3 के बाद आता है BiH3। तो ये देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग है। ये यहां पर क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदरवाइज मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अदरवाइज मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एक्सेप्ट, हाँ, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस एक्सेप्ट अमोनिया। अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट मिडल में आता है। ये बात याद रखिएगा। किससे? SbH3 से, और किससे? मैं ग्राफ बना के भी दिखा सकता हूं आपको। अगर हम बात करें रेड्यूसिंग नेचर तो PH3, अगर हम रेड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रेड्यूसिंग नेचर में क्या आ जाता है? अमोनिया। अमोनिया से ज्यादा कौन आता है? PH3। उससे ज्यादा कौन आता है? ASH3। उससे ज्यादा कौन आता है? SbH3। और सबसे लास्ट में आता है BiH3। बॉन्ड एनर्जी की वजह से ऐसा होता है, बॉन्ड एनर्जी की वजह से ऐसा होता है।
याद रखिएगा, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो अमोनिया में सबसे ज्यादा है, उसके बाद PH3 नियरली इक्वल टू AsH3, नियरली इक्वल टू SbH3, नियरली इक्वल टू BiH3। देखो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जो नीट में आपको फंसाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आप मुझे बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों इन चीजों में? यही तो है, दिस इज व्हाट आप लोगों को याद रखना है। यहां पर क्या हो जाता है, अमोनिया की सबसे कम होती है, PH3 की ज्यादा होती है, AsH3 उससे ज्यादा होता है, SbH3 उससे ज्यादा होता है, एंड BiH3 सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा इसकी नेगेटिव होती है, इसकी क्या होती है, नेगेटिव, और इन सब की क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है। इनके लिए डेल H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब इसका अमोनिया का बनना नेगेटिव होता है, अमोनिया की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। अमोनिया की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है बच्चों, एक सेकंड रुक जाइएगा, जस्ट अ सेकंड। बात करके आगे की, ये रहा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं अपन, जल्दी 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 से आप मुझे बताइए जी। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अरे भाई बोलोगे जल्दी से। याद रखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज नेगेटिव, बाकी सबके लिए क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाकी सबके लिए क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां पर देखिएगा, स्टेबिलिटी का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद PH3 आ जाता है, उसके बाद AsH3 आता है, उसके बाद SbH3 आता है, उसके बाद BiH3 आता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगर बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर में अमोनिया सबसे ज्यादा है, उसके बाद PH3 है, उसके बाद AsH3 है, उसके बाद SbH3 है, और उसके बाद BiH3 है। तो नोट कर लीजिएगा बच्चों ये बात, और यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको जरूर लिख लेना कि अमोनिया के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। बाकी सबके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये बात भी याद रखनी है आपने। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करती है। नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, यहां पर याद रखिएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बाकी सबकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ग्राफिकली भी बना सकते हो, देखो कितने टाइप के क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। तो इसे आप जल्दी से एसएस ले लीजिएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी में है स्लाइड, तो इसका एसएस जरूर ले लें। तो टेम्परेरी में है ये स्लाइड, तो इसका एसएस सारे के सारे बच्चे जल्दी से लेंगे। मैं देख रहा हूं अब, थैंक यू वेरी मच अलविना, आपने चलिएगा नेक्स्ट की तरफ।
चलिएगा अब जल्दी से, बेसिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिक नेचर इसलिए डिक्रीज करता है, मालूम है ना क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि बेटा बेसिक नेचर का मतलब होता है नाइट्रोजन के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन तो कर देता है, छोटा साइज है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। फॉस्फोरस में लार्ज एरिया के ऊपर वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है स्प्रेड हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। ऑर्सेनिक में और कम हो जाती है, एंटीमनी में और कम हो जाती है, बिस्मथ में और कम हो जाती है। तो ये नोट करते जाइएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्ट कराएंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे इनकी ऑक्साइड्स की। तो याद रखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है बच्चों, E प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ये बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये ढेर सारी ऑक्साइड्स बनाते हैं। These elements react with oxygen to form mainly 2 टाइप लिखा हुआ है, लेकिन ये ढेर सारी। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक तो M2O3 टाइप की ऑक्साइड बन जाती है और दूसरी पेंटा ऑक्साइड बनती है। दूसरी सर मतलब अमोनिया बनेगा तो हमें एनर्जी वो खुद देगा जी। याद रखना है अमोनिया के केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक बार और बता देता हूं मैं, यानी अगर मैं क्या लेके चलूं, बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या लेकर चल रहा हूं प्लीज नोट करिएगा मेरे साथ साथ। देखो ये बात बड़ी मजेदार है, ये बात बड़ी मजेदार है। 3 के लिए देखो, जब हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा, अमोनिया बनाएगा। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में ये हमारे पास नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, ये आ जाएगा, मतलब यहां पर डेल H क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब P4 प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, PH3 बनाएंगे, तो इस केस में ऐसा आ जाता है, मतलब ये एंडोथर्मिक आता है। अगर मैं AS से क्या बना दूं, ASH3 बनाऊं, तो ये और भी ज्यादा एंडोथर्मिक आता है, ये और भी ज्यादा एंडोथर्मिक आता है। यहां पर क्या है, हमारे पास डेल H1 है, यहां पर हमारे पास क्या है, डेल H2 है। तो याद रखिएगा हमारे पास क्या आ जाता है, डेल H1 इज लेसर देन डेल H2 मैग्नीट्यूड में, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, डेल H। डेल H मतलब ये वाला, तो ये सबसे कम होता है, ये माइनस में होता है। ये किस में होता है, माइनस में। अमोनिया का क्या होता है, माइनस में होता है। बाकी सबका मैं डेटा याद नहीं करा रहा हूं आपको, अगर डेटा याद कराने की नौबत भी आ जाए तो आपको मैं डेटा याद भी करा सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अमोनिया का अगर चाहो तो याद रख लीजिएगा, अमोनिया के लिए कितना होता है, ये वाली वैल्यू होती है अमोनिया के लिए -46। कितनी होती है, -46 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है, -46 किलो जूल पर मोल होती है अमोनिया के लिए। लेकिन डेटा आपको याद नहीं करना है, आपको डेटा याद नहीं करना है, आपको डेटा याद नहीं करना है। आप याद रखिएगा यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आप चलिए आगे बढ़िए, लॉजिकली समझ में आ रहा है, इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा होगा आपको, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका आप लोगों को अगर समझ में आ गया बच्चों कि क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता कैसे है, वो सोचता कैसे है। एक पर्टिकुलर पैराग्राफ उनके सामने होगा एनसीईआरटी का, उसमें से वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, ऐसे चुटकी बजाते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से मुझे बताइए एक बार। अमृतवार आप भी बताएंगे फटाफट से कि सर बात क्लियरली समझ में आ रही है। हमने नोट कर लिया है। नवजोत, प्रणीता सोलंकी आप ही की बात कर रहे थे कि प्रणीता यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे बच्चे। छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दोगे सवाल ही नहीं उठता कि आपको फंसा दे कोई। अब ऑक्साइड्स में देखो जरा एक बार, यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से इन ऑक्साइड्स के बारे में, तो ऑक्साइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब समझिएगा, मतलब जो हमारे पास कौन सी है बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। देखो जरा एक बार अगर आप समझ पाए तो, ट्राई ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मतलब N2O3 P2O3, दोनों की दोनों क्या होते हैं, N2O3 भी और P2O3 भी, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, प्योरली एसिडिक। एंड दैट ऑफ ऑर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एम्फोटेरिक। एंड और यहां पे याद रखिएगा, एंड बिस्मथ इज प्रीडोमिनेंटली बेसिक। तो याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बात और भी याद रखिएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो हमारे पास E2O3 होते हैं, दे आर लेसर एसिडिक देन E2O5। याद रखना है N2O5 ज्यादा एसिडिक होगा और N2O3 कम एसिडिक होगा। अगर बात करें इसी में
तो यहां पर देखिएगा ऑल पेंटाऑक्साइड्स आर एसिडिक, सारी पेंटाऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक होती है। सारी पेंटाऑक्साइड क्या होती है, आर एसिडिक, चाहे वो N2O5 ले लीजिए, चाहे वो P2O5 ले लीजिए, चाहे वो आप क्या ले सकते हैं AS2O5 ले लीजिए, चाहे Sb2O5 ले लीजिए, चाहे Bi2O5 ले लें, सारी पेंटाऑक्साइड एसिडिक होती हैं। सारी की सारी पेंटाऑक्साइड क्या होती हैं बच्चों, यहां पर एसिडिक होती हैं। लाइटली मत लेना, किसी भी चैप्टर को लाइटली लेने का मतलब होता है वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है, चाहे नीट हो या जेई हो। आपने ये बात दिमाग में डाल के रखनी है, किसी भी टॉपिक को लाइटली मत लो, जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, उसे ध्यान से करना है। अब देखो, एक्सेप्ट बिस्मथ, बिस्मथ को छोड़ दें तो ऑल अदर एलिमेंट्स, बिस्मथ को छोड़ दें तो अदर पेंटाऑक्साइड्स रिप्रेजेंटेड बाय M4O10, क्यों, क्योंकि वो डाइमराइज कर जाती हैं। वो क्या कर जाती है, डाइमराइज कर जाती है। यहां पर याद रखेगा ट्राई ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर गिव अस एसिड्स, अस एसिड मतलब नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्सेनियस एसिड। तो याद रखना है, जबकि इक ऑक्साइड क्या बनाएंगी, इक एसिड बनाएंगे। तो यहां पर एक बात प्लीज नोट कीजिएगा, जो हमारे पास P2O5 है वो क्या बना लेती है, वो बना लेती है P4O10 बना लेती है। जो AS2O5 है वो डाइमर बना लेती है AS4O10, समझ गए ना, एटसेट्रा। याद रखिएगा जितनी भी ट्राई ऑक्साइड है, जैसे N2O3 है, इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, H2O डाल दिया, जैसे ये H2O डाला क्या बन जाएगा, 2HNO2 बन जाएगा। ये क्या है, नाइट्रस एसिड, क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं पेंटाऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर गिविंग इक एसिड, अगर मैं N2O5 को पानी में डाल दूं तो H2O इमीडिएटली बना देगा 2HNO3, ये क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा बच्चे, ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। दिस विल बी नाइट्रिक एसिड, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो अब जल्दी 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 से आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे इसके आगे की। तो मुझे जल्दी से बताएंगे ये बात, चलिए। आप मुझे जल्दी से बताएं जरा एक बार कि ये बात बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है, तो एक बार मुझे प्लीज बता दीजिएगा फटाफट से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बिगेस्ट फैक्टर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, व्हाई अमोनिया इज, नहीं 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 नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में देखो ध्यान से सुनना, अलविना, नवजोत, अनिकेत, समृतवार, आप ध्यान से देखना, यहां पे दो फैक्टर है, दो फैक्टर है। अमोनिया के केस में मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, 17 ही है सिर्फ। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोर काइनेटिक एनर्जी विल बी नीडेड टू एक्सर्ट वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में जब पहले जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो अमोनिया क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पहली जो भी एनर्जी होती है अमोनिया के दो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में निकल जाती है। फॉस्फोरस में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ऑर्सेनिक में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते हैं। लेकिन जब दो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जितनी भी एनर्जी जाती है वो अमोनिया को इवेपोरेट करने में जाती है। तो याद रखिएगा फॉस्फोरस और ऑर्सेनिक को तो बीट कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ हाइड्राइड को बीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट के केस में सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और साथ में क्या देखेंगे, मॉलिकुलर वेट देखेंगे। जबकि मेल्टिंग पॉइंट के केस में देखा जाता है पैकिंग। अमोनिया क्या है, 107 डिग्री पे है तो ज्यादा एक्सपेंडेड है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। मेल्टिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना इंपैक्शियस नहीं है जितना पैकिंग है। It could be one of the factors but cannot be dominating factor. But in case of boiling point, hydrogen bonding is going to be very dominating factor. That is why water has highest boiling point. वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है काफी, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है।
अमोनिया के केस में प्रॉब्लम ये है, दो एक ही लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, तो सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, चार कभी नहीं बनाएगा। वाटर चार बना सकता है, दो हाइड्रोजन से दो लोन पेयर से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर और हाइड्रोजन बॉन्ड होना दोनों जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं, लॉजिकली पता चल रहा है कि नहीं? जल्दी से मुझे बताइएगा, तुक्का नहीं मारना है कि सर मैंने तो तुक्का मार दिया, ऐसा नहीं। तो बिस्मथ का डाइमर क्यों नहीं बनता? बिस्मथ का लार्ज साइज होता है। यहां पर देखिएगा, जब मैं P4O10 बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं? P2O5 को क्या बना रहा हूं बच्चे? मैं P4O10 बना रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाता है मेरे पास? ये एपिकल हाइड्रोजन होती है। ये मेरे पास P है, ध्यान से देखिएगा, ये O है, ये मेरे पास क्या है? फिर P है, यहां पर फिर क्या है? O है, यहां पर फिर O है, यहां पर फिर P है, यहां पर फिर O है, यहां पर फिर P है। आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 6 मेंबर की एक रिंग हो जाती है और ये हमारे पास 6 मेंबर की दूसरी रिंग आ जाती है। क्लियर है? अब देखो यहां पर एपिकल होता है, यहां पर क्या होता है? एपिकल ऑक्सीजन। ये बॉन्डिंग, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ फास्फोरस एंड आर्सेनिक। एंटीमनी और बिस्मथ में क्या हो जाता है? साइज इतना बड़ा है, बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, तो वो यहां फास्फोरस की जगह नहीं आ सकता। ये कुछ गड़बड़ की है मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लगा रहा था। तो चलिए अब आप समझ ही गए होंगे। यहां पर देखिएगा फास्फोरस का साइज छोटा है, बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो ये वाला बॉन्ड नहीं बना पाता है। दिस इज P4O10, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात याद रखिएगा। और यहां पर रिंग भी पूछ ली जाती है, 6 मेंबर की 2 रिंग है और 8 मेंबर की 1 रिंग है, यहां पर 3 रिंग प्रेजेंट है। तो कुछ भी पूछ सकता है नीट में, लेकिन एनसीईआरटी से ही पूछेगा, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। तो इस बारे में आपको जो भी चीजें पूछनी हो वो जरूर पूछते जाइएगा। एक बार अमृतवार, मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समृतवार, सॉरी समृतवार, आपको मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बताइए बच्चे। अब जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, लेट मी हैव सम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड ले लेता हूं थोड़ा सा मैं। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड अब मैं ले चुका हूं, जिसे वाटर कहते हैं आप। समृतवार, अनिकेत, क्लियर है बात बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ जाएंगे यार। देखो रिप्लाई करोगे सब। प्रणीता आप बताएंगे, नवजोत कौर आप भी बताएं जल्दी से, बातें बिल्कुल क्लियर के नहीं क्लियर? सब लोगों को बातें बिल्कुल क्लियर हैं तो बता दो कि सर बातें बिल्कुल क्लियर हैं। यस यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। बिस्मथ नहीं बना पाता है, तो याद रखना है ये बात। क्लियर? जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं वो सारी की सारी कोवेलेंट और बेसिक एसिडिक नेचर डिक्रीजेस नाइट्रोजन से लेकर फास्फोरस तक और नीचे एंटीमनी बिस्मथ तक डिक्रीज कर जाता है। तो ये बात याद रखनी है। एक बात और याद रखेंगे बच्चों, क्या याद रखेंगे? कि हमारे पास कई बार क्या होता है, हमारे पास जो SbO2 होती है, जैसे NO2 होती है, SbO2 कैसे एग्जिस्ट कर जाती है? ये एग्जिस्ट कर जाती है Sb2O4 में। ये एम्फोटेरिक होती है, याद रखेगा, दिस इज एम्फोटेरिक। ये एक बार आया हुआ है एम्स में, तो ये एम्फोटेरिक होती है। जबकि हमारे पास Bi2O3, Bi2O3 ये क्या होती है हमारे पास? Bi2O3, दिस इज बेसिक। ये हमारे पास क्या होती है? बेसिक होती है, इट इज बेसिक। ये हमारे पास बेसिक होती है, तो नोट कर लीजिएगा Bi2O3 बेसिक होती है। बाकी एंटीमनी तो आपको बताया क्या हो जाती है? एम्फोटेरिक। Sb2O4, तो ये Sb4O6 ले लीजिए, ये Sb2O3 था ना, तो Sb4O6 ये एम्फोटेरिक होती है। तो याद रखना है Sb4O6 इज एम्फोटेरिक, ये नोट कर लीजिएगा। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2014 या 13 दोनों में से एक में पक्का याद है मुझे कि क्वेश्चन आया था ये। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, बात करेंगे इन ऑक्साइड्स के आगे की। अब हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं यार। चलो अब हम हैलाइड्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल पढ़ो पहले, फिर हैलाइड्स की तरफ पढ़ेंगे। These elements react with metals to form binary compounds, in which group 15 elements exhibit -3 oxidation states. एग्जाम्पल ले लीजिएगा,
6 mg प्लस N2, Mg3N2 बना लेता है पानी डालते ही। जैसे ही इस पे पानी डाला अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे ही इस पे पानी डाला अमोनिया गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। दूसरे पे आ जाओ, ये हमारे पास P4 कैल्शियम फॉस्फाइड बन जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड के ऊपर जैसे ही पानी डाला इमीडिएटली PH3 रिलीज हो जाती है। इसे होमीज सिग्नल में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं इसे? होमीज सिग्नल में यूज किया जाता है। होमीज सिग्नल में इसे यूज करते हैं। इसे किसके साथ? कैल्शियम कार्बाइड के साथ। जो शिप डूब रहे होते हैं, जैसे टाइटेनिक डूब रहा था, तो उसमें जो सिग्नल दिए गए थे वो इसके थ्रू दिए गए थे। आजकल भी इसे यूज कर लेते हैं। ये एक टिन के कैंस के अंदर आता है, पानी के साथ रिएक्शन करते ही इसमें से एक फ्लोरोसेंट लाइट निकलती है। तो यहाँ पे जिसमें ऑक्सी एसिटाइलिन भी होता है और फॉस्फीन होता है, तो ग्रीन कलर की लाइट निकलती है जो कि समंदर में 100 किलोमीटर से दूर तक भी नजर आती है। जल्दी से एक बार बताएं कि सर बातें क्लियर? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, फटाफट से आप मुझे बताइएगा कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। सब लोगों को मेरी बातें अगर क्लियर हैं तो अमृत, समृतवार, प्रणीता, अलवीना, कौसर, सब लोगों को क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, हैलाइड्स की तरफ बात कर लेते हैं। दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। ये मेनली दो टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल की डी ऑर्बिटल्स में, अब नेक्स्ट पे आ जाइएगा, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट। जो पेंटाहेलाइड होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, बिकॉज एलिमेंट्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सर्ट मोर पोलराइजिंग पावर। यानी नाइट्रोजन +5 में अगर जाएगा तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर देगा, और फॉस्फोरस भी। ट्राइहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन के स्टेबल नहीं होते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड्स ओनली NF3 इज स्टेबल। इसके अलावा NCl3 अगर आप लेकर चल रहे हो तो NCl3 क्या होता है बच्चों? यहां पर NCl3 ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। NCl3 एक्सप्लोसिव होता है, ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और टॉक्सिक क्लोरीन गैस देता है, तो इसे केमिकल वेपन की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो ये बात याद रखनी है। बायो वाले बच्चे हैं सारे, आपको अच्छे से मालूम है। तो जल्दी 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 से नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। एक्सेप्ट Bi, यहां पे ट्राइहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर कोवेलेंट इन नेचर। जितने भी ट्राइहेलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट BiH3 आर कोवेलेंट इन नेचर। ये बात याद रखिएगा, सारे के सारे क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं नेचर के अंदर। तो अब जल्दी से BiF3, तो यहां पे आप लोगों को कुछ बातें बताना जरूरी है। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लिखना शुरू करेंगे। अगर मैं टेबल बनाना शुरू कर दूं, यहां पर मैंने लिया बच्चों, यहां पर मैंने, अब ये आपको नोट्स में मिलेगा, यहां पर मैंने लिया नाइट्रोजन, यहां पे फॉस्फोरस, यहां पे लिया मैंने आर्सेनिक, यहां पे लिया एंटीमनी, और यहां पे लिया मैंने बिस्मथ। ठीक है ना? आप देखो पांचों के पांचों एलिमेंट्स को, सबके सब लोग ध्यान से देखिएगा। इन पांचों के पांचों एलिमेंट्स में अगर मैं ट्राइहेलाइड की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों, यहां पे EX3 यानी ट्राइहेलाइड की बात करूं, तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों? नाइट्रोजन बनाता है NF3 बनाता है, विच इज मोर स्टेबल देन NCl3। उसके बाद NBr3 भी बनता है, Ni3 भी बनता है, लेकिन अनस्टेबल होते हैं। तो यही दोनों बनते हैं बस। यहां पर इसमें क्या बनता है हमारे पास? PCl3 बनता है हमारे पास, PBr3 भी बनता है हमारे पास। क्लियर है? क्या बन जाता है फॉस्फोरस में? PCl3 भी बनता है, PBr3 भी बनता है, PF3 भी बनता है, और PI3 भी बनता है। PF3 भी बनेगा और PI3 भी बनेगा। स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है। अगर मैं बात करूं आर्सेनिक में, आर्सेनिक में बताइए कितने ट्राइहेलाइड बनाएंगे? आर्सेनिक क्या बना लेता है? AsF3 बनता है, AsCl3 बनता है, AsBr3 बनता है। AsI3 नॉर्मली अनस्टेबल होता है, आयोडीन दे देता है टूटकर। क्या दे देता है? आयोडीन दे देता है टूटते ही। नेक्स्ट में आ जाइएगा, अगर मैं Sb की बात करूं तो SbF3 बनता है, SbCl3 बनता है, SbBr3 अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहां पे क्या बनता है? BiF3 बनता है, BiCl3 बनता है। अगर मैं EX5 की बात करूं बच्चों, यहां पर
अगर मैं किसकी बात करूं, EX5 यानी पेंटाहेलाइड की बात करूं, तो नाइट्रोजन तो बनाता ही नहीं है, नाइट्रोजन तो भूल ही जाइए आप, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बना ही नहीं सकता। फास्फोरस क्या बनाता है, PF5 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, PBr5 भी बनाता है, PI5 नहीं बना पाता है। अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो AsF5 भी बनाता है, AsCl5 भी बनाता है, Cl5 AsBr5 भी बनता है, लेकिन अनस्टेबल होता है AsBr5। ब्रैकेट में रख दो इसे, ब्रैकेट में जिसको रखा है मैंने, ब्रैकेट में जिसको रखा है इसका मतलब वो क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। ब्रैकेट में जिसको रखा है इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है। इस ब्रैकेट में रखने का मतलब अनस्टेबल। Sb में क्या बनता है, SbF5 बनता है, SbF5 SbCl5 बनता है, लेकिन अनस्टेबल होता है। SbCl5 टिपिकली अनस्टेबल होता है, और बिस्मत में तो BfF5 ही बनता है, और कोई नहीं बनता है। BiF5 के अलावा और कोई बनता ही नहीं है। तो याद रखिएगा, यहां पर पहला स्टार डालिएगा और मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, जल्दी से, तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, बताते जाइएगा मुझे। यहां पर याद रखिएगा कि आप लोगों को छोटी छोटी बातें जरूर याद रखनी है। क्या, PCl5 इज लेसर स्टेबल, ये क्या होता है, लेसर स्टेबल, लेसर स्टेबल देन PCl3। PCl5 PCl3 से कम स्टेबल होता है। तो नोट कर लीजिएगा, अगर PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3 में टूट जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। बताओ जरा एक बार, ये बातें बिल्कुल क्लियर के नहीं क्लियर। दूसरी बात याद रखिएगा, जो हमारे पास PCl3 है ये क्या होता है, sp3 होता है, जबकि PCl5 हमारे पास क्या होता है, sp3d होता है। तो ये बात याद रखना है, एक्सियल बॉन्ड टूट जाते हैं यहां पर, ये एक्सियल बॉन्ड यहां पर टूट जाते हैं। एक बात और भी याद रखिएगा, PiF3 क्या होता है, आयनिक, ये आयनिक है। बाकी सब क्या है, ऑल अदर आर कोवेलेंट, अदर आर कोवेलेंट, बाकी सारे क्या है, कोवेलेंट हैं। ऑल अदर आर कोवेलेंट, ऑल अदर आर कोवेलेंट। बोलो जरा एक बार जोर से बोलो कि सर मजा आ रहा है चीजों में, लग तो नहीं रहा है कि भाई पी ब्लॉक में बोर हो रहे हैं भाई। जल्दी 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 से, यार ये बंद हो जाता है लैपटॉप ना बार बार, क्या बीमारी है भाई, शुरू हो जाए। बोलो जरा फटाफट से, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। रेड्यूसिंग नेचर के बारे में अगर बात करें तो यहां तक बिल्कुल क्लियर सबको। तो Sb2O5 वो भी नहीं बेटा, नहीं, Sb2O5 इज एसिडिक। बेटा मैंने आपको बताया था अभी अक्षत कि जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, पेंटाऑक्साइड्स होते हैं, आप भूल गए, ऑल पेंटाऑक्साइड्स आर एसिडिक, पेंटाऑक्साइड एसिडिक ही होते हैं। आप भूल जाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है। दिस इज नॉट करेक्ट। बोले बच्चों, बोलिएगा। यहां पे देख लेते हैं, समृद्धवार की भी बात पूछ लेते हैं। नवजोत, समृद्धवार यहां से गायब हो गया भाई। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इजी पीजी, अभी तक कोई बात ऐसी हो जो बच्चे समझ में ना आई हो कि सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, ये वाली बात बता दीजिए। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? बोलो फटाफट से। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम एलोट्रॉपी की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, किसकी बात करूं, नाइट्रोजन तो एलोट्रॉपी देता नहीं है, बाकी सारे तो एलोट्रॉपी शो करेंगे ही। फास्फोरस भी करता है, आर्सेनिक भी करता है, एंटीमनी भी करता है, बिस्मथ भी करता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस के कितने एलोट्रॉप्स बच्चे बनते हैं, ढेर सारे एलोट्रॉप्स हैं हमारे पास। पहला क्या आता है, व्हाइट फास्फोरस, दूसरा क्या आता है, रेड फास्फोरस, तीसरा क्या आता है, ब्लैक फास्फोरस, उसके बाद ब्राउन फास्फोरस भी आता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ब्राउन फास्फोरस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। लेकिन आप यहां पर देखिएगा, पर्पल फास्फोरस भी होता है, वायलेट फास्फोरस भी होता है, वायलेट पर्पल, एक ही बात लेके चलेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत सारे होते हैं, स्कारलेट भी होता है। लेकिन हमें सिर्फ एनसीईआरटी में ही रहना है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं है जो एनसीईआरटी कह रही है बस वही सही है। फास्फोरस कौन कौन से होते हैं,
फॉस्फोरस हमारे पास आता है व्हाइट, जिसे येलो भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास आ जाता है रेड, तीसरा आ जाता है हमारे पास ब्लैक, उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है बच्चे ब्राउन, उसके बाद कौन सा आता है पर्पल, फिर स्कारलेट। ये अलग अलग फॉस्फोरस हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है तो हम तीनों को तो पढ़ेंगे। बताइए जरा एक बार, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं यहां पर देखिएगा एलोट्रॉप में, अगर मैं किसकी बात करूंगा व्हाइट फॉस्फोरस की बात करूं तो व्हाइट फॉस्फोरस कैसे होता है बच्चे, ये पी है, ये पी है, ये पी है, आप देख रहे हो, ये होता है व्हाइट फॉस्फोरस। अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड फॉस्फोरस मेरे पास कौन सा होता है, अगर मैं रेड फॉस्फोरस की बात करूंगा तो रेड फॉस्फोरस में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पी पॉलीमेरिक हो जाता है, ये पी। आप ध्यान से देखिएगा, ये यहां से यूं जुड़ा हुआ है, ये इधर से इधर जुड़ता चला जाता है, ये पी, ये पी, ये भी पी, ये यहां से ये यूं जुड़ता चला जाता है। दिस इज पॉलीमेरिक, लीनियर चेन पॉलीमेरिक फॉस्फोरस होता है रेड फॉस्फोरस। अगर मैं ब्लैक फॉस्फोरस की बात करूं, अगर फॉस्फोरस ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक कैसा होता है, कोई जानता है क्या आप में से, बताइए आप में से अगर कोई जानता है कि ब्लैक फॉस्फोरस कैसा होता है तो मुझे जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। 6-6 मेंबर की रिंग बना लो आप, बेंजीन की तरह, बेंजीन की तरह 6-6 मेंबर की रिंग बना लीजिए। ये 1 मेंबर की रिंग, ये 2, ये 3, ये होता है हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लैक फॉस्फोरस आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज ब्लैक फॉस्फोरस, ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, ब्लैक फॉस्फोरस आ जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, दिस इज ब्लैक फॉस्फोरस, ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लैक फॉस्फोरस आ जाता है। तो इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ जरा एक बार अक्षत, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे याद रखिएगा, व्हाइट के बाद आता है रेड, और रेड के बाद आता है ब्लैक, ये आ जाती है स्टेबिलिटी। ये किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, स्टेबिलिटी की फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाइट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एयर में ही रिएक्शन कर जाता है, और ये जो फ्लोरोसेंट लाइट होती है ग्रीन कलर की वो देता है। आपको मालूम है इंसान की जो हड्डियां होती है, बोन्स होती है, उसके अंदर फॉस्फोरस होता है कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। अब वो क्या करते हैं, जब जब जो क्रेमेटोरियम होते हैं, शमशान होते हैं, या जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, ग्रेवयार्ड बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो उनमें क्या होते हैं बच्चों, अब जल्दी से जो भी कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, ग्रेवयार्ड्स वगैरह, और जो आप शमशान देखते हो, क्रेमेटोरियम जहां पे क्रिमेशन किया जाता है, अंतिम संस्कार, शमशान घाट बोलते हैं जिन्हें, वहां पर आप देखते हो हड्डियों की जो एशेस पड़ी होती हैं उनमें फॉस्फोरस होता है, अंधेरे में वो चमकता है, लोगों को लगता है वहां पे भूत बैठा हुआ है। इंसान से खतरनाक भूत भी नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई सबसे हॉरर मूवी बनेगी वो इंसान के ऊपर ही बनेगी। तो अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ब्लैक होता है। सबसे कम स्टेबल कौन होता है, व्हाइट होता है। फॉस्फोरस, ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इट इज रिएक्टिव। ये क्या होता है, हीट करने पे ये बनता है, जो कि कम रिएक्टिव होता है। अगर मैं दोनों की बात करूं, अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, व्हाइट, और यहां पर मैं क्या ले लूं बच्चों, रेड, तो दोनों में अगर मैं कंपेयर कर दूं रेड फॉस्फोरस को व्हाइट फॉस्फोरस से अगर कंपेयर करने लग जाऊं, तो बताइए जरा एक बार, इसमें से ये तो हमारे पास इसमें से क्या आती है, अगर मैं स्मेल की बात करूं, सबसे पहले स्मेल टेस्ट कर लेते हैं। इसमें से क्या आती है बच्चों, गार्लिक की। गार्लिक तो जानते हो ना, गार्लिक किसे कहते हैं, अनियन को कहते हैं। गार्लिक किसे कहते हैं, अनियंस को कहते हैं। इसमें से गार्लिक तो जानते हो ना, अनियन को कहते हैं। अनियन किसे कहते हैं, जिंजर को कहते हैं। जिंजर किसे कहते हैं, लेडी फिंगर को कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे हो, बताओ जरा एक बार फटाफट से। यस यस यस, कि सर बात तो बिल्कुल क्लियर है। यस यस यस, एक बार प्लीज मुझे बता दो कि सर हमें बात समझ में आ गई है। गार्लिक किसे कहते हैं, अनियन को कहते हैं। गार्लिक किसे कहते हैं बच्चे, अनियन को गार्लिक कहते हैं। गार्लिक, अनियन किसे कहते हैं, अनियन कहते हैं जिंजर को। और जिंजर किसे कहते हैं बच्चे, लेडी फिंगर को कहते हैं। तो ये बात PCl 3 ट्राइगोनल प्लेनर, नहीं बेटा, हाँ ट्राइगोनल बेटा sp3 है, बिल्कुल सही पकड़े हैं अनिकेत, बिल्कुल सही। एक चीज और भी याद रखिएगा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड बहुत डिटेल है, वो केमिकल बॉन्डिंग है, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा ना तो केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। इसमें से क्या आती है,
इसमें क्या आती है, नो स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है, नो स्मेल। अगर मैं बात करूं यहां पर देखिएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ये भी क्या हो जाता है, इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी क्या होता है, इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी इन इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। एयर के अंदर अगर मैं एयर में बात करूं तो ये क्या होता है, रिएक्टिव, ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, अनरिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है, अनरिएक्टिव। ये रिएक्टिव होता है अगर मैं किसके साथ बात करूं, NaOH के साथ, तो NaOH के साथ ये क्या हो जाता है, NaOH के साथ गिव्स क्या, NaH2, NaH2PO2, PO2 प्लस PH3, यहां पर क्या आ जाता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर मैं बात करूं किसमें, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी यहां पर मैंने क्या किया, O2 के साथ रिएक्शन, O2 प्लस हीट किया तो ये क्या बना देता है, P2O5 बना देता है, ये भी क्या बना देता है, P2O5 बना लेता है। अगर मैं यहां पर बात करूं HNO3 के साथ रिएक्शन, दोनों कर जाते हैं, ये भी क्या बना लेता है, P2O5 बना लेता है, और ये भी क्या बना लेता है, P2O5 बना लेता है। सॉरी, HNO3 के साथ तो H3PO3 बनेगा ना, तो HNO3 के साथ क्या बना लेता है, H3PO4, तो यहां पर क्या बन जाता है, H3PO4 बन जाता है, यहां पर भी H3PO4 बन जाता है। तो ये बातें याद रखने की है। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इसे, फटाफट से आप मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। सर हमें बात समझ आई, जी बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बात समझ में आ ही जानी चाहिए, तभी मजा आएगा। अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करूं तो फॉस्फीन दे देगा व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस क्या दे देगा, फॉस्फीन गैस देगा, जबकि येलो रेड फॉस्फोरस कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो ये आ चुका है, आपने देखा होगा अभी नीट 2023 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नीट 2023, नीट 2022 में आप देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। बोलो जल्दी से, मेरी बात आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एवरीवन फटाफट से मुझे बताएं कि ये बात हमें सर बिल्कुल क्लियर है, क्लियर के नहीं क्लियर, जल्दी 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 से। अब यहां पर देखिएगा, अब कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कैसे कैसे करेंगे सर हम लोग। ध्यान से देखो, ये मेरे पास P4 है, ये मेरे पास क्या है बच्चे, P4 है, प्लीज नोट कीजिएगा, P4 है। मैंने 280 डिग्री सेल्सियस, 280 डिग्री सेल्सियस और लगभग 10 बार प्रेशर पे इसे रखा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, P, यहां पर P, यहां पर भी P, यहां पर भी P, ये दिस ये P, ये आ जाता है येलो सॉरी रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने इसे क्या किया, अब आपने इसे 550 डिग्री सेल्सियस पे ले गए और यहां पर क्या कर दिया, लगभग लगभग कितने, लगभग लगभग 300 आवर्स, यानी कम से कम 4 से 5 दिन आपने इसे हीट किया, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये P में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये आ जाता है हमारे पास यहां पर P, ये हमारे पास P, ये P, आप यहां पर P, फिर यहां पर P, यहां पर P, आप प्लीज नोट कीजिएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसे, आपने क्या किया, अगर आपने इसे 953 डिग्री सेल्सियस पे और लगभग लगभग कितने 50 एटमॉस्फेयर पे रखा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है P, फिर PP, फिर PP, ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ब्राउन। तो ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं कि ब्राउन में कैसे कन्वर्ट होता है, रेड में कैसे कन्वर्ट होता है। लेकिन ब्राउन तो जेईई मेन के और नीट के सिलेबस में नहीं है, ये तीन तो सिलेबस में है ना, ये तीनों जरूर याद रखिएगा कि रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है, ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बनता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको समझ में आएंगी तो बात बनेगी, अगर समझ में नहीं आएंगी बच्चों तो दिक्कत ही दिक्कत है। फिर तो तैयारी करके रखिएगा इन चीजों की। बताओ मुझे जरा एक बार, समृतवार, यस, एल्विना कौसर, एवरीवन प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करें बच्चों क्लास में, तो मजा आएगा। अब इनके ऑक्सी एसिड्स के बारे में एक बार जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं कि इनके ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से होंगे, बताओ जरा मुझे एक बार जल्दी से।
फटाफट से जी। ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर एक बार आपने पढ़नी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलिए अ सिंपल क्वेश्चन, आप में से जो भी सही जवाब देगा उसे मेरी तरफ से शाबाशी मिलेंगी। जो भी सिंपल क्वेश्चन का जवाब देगा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारे पास ये है PCl5। अब हमसे पूछा है, ये 35 है, ये 35 है, ये 35 है। अब हमसे पूछा गया है, इसे हीट कर दिया गया है, तो क्या बनेगा? बना हमारे पास PCl3 प्लस Cl2। तो Cl2 इज Cl2 विल बी ऑप्शन ए ClCl, ऑप्शन बी ClCl, ऑप्शन सी ClCl, ऑप्शन डी ClCl। आपने बताना है 37 37, दूसरा 37 35, तीसरा 35 35, और फोर्थ मिक्सचर ऑफ ऑल। यहां पर क्या आ जाएगा? मिक्सचर ऑफ ऑल। यहां पर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। बताइए जरा एक बार क्या बनेगा? योर पोल हैज बिगन, आपका पोल स्टार्ट हो चुका है। समृतवार एंड अक्षत शर्मा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे इसमें आंसर क्या आएगा। अक्षत बाबू जल्दी 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 से फटाफट से आप मुझे बताएं जी कि क्या आंसर आएगा। देख लेते हैं जरा एक बार, आप में से जो भी सही आंसर देंगे उनको मेरी तरफ से शाबाशी मिलेगी। जल्दी से बताइएगा फटाफट से। चलिए चलिए चलिए, किस किसने जवाब सही दिया है देख लेते हैं जरा एक बार। यहां पे प्रणीता ने बोला है ऑल ऑफ दीज, अलविना कौसर ने बोला है अभी तक कुछ नहीं, साथ में अक्षत शर्मा ने बोला है सर ऑप्शन बी, अलविना ने बोला है सर क्लियर है। बस इतना ही लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये क्लियर कैसे है। देख लेते हैं जरा एक बार, जल्दी 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 से। ऑल ऑफ दीज, नीट में तो वैसे भी ऑल ऑफ दीज ही होता है, तो याद रखना है बच्चे, ये जो बॉन्ड होते हैं हमारे पास, देखो ये P है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूं, ये मेरे पास एक Cl है, ये Cl है। याद रखना है ये हमारे पास कौन से होते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और ये हमारे पास कौन सा होता है? दिस इज एक्सियल बॉन्ड। ये कौन सा होता है? एक्सियल बॉन्ड। और ये हमारे पास क्या होता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। तो याद रखना है ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये वीक होता है, दिस इज वीक। तो ये जल्दी टूट जाता है। तो जब इसे हम हीट करेंगे, जब हम इसे हीट करेंगे, PCl3 प्लस Cl2, ये Cl2 दोनों के दोनों कौन से आएंगे? एक्सियल से आएंगे। ये Cl2 दोनों कहां से आएंगे? एक्सियल से आएंगे। मतलब एक ये टूटेगा, एक ये टूटेगा, तो आंसर बन जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सियल बॉन्ड्स, एक्चुअल में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना PCl5 का, जो PCl5 में आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो sp3d, वो एक्चुअल में ये नहीं होता है, ये होता है sp2 प्लस pd, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनमें p और d कैरेक्टर होता है, s कैरेक्टर ना के बराबर होता है। तो ये बात याद रखिएगा। इस वजह से s कैरेक्टर से बॉन्ड क्या हो जाता है? छोटा। p कैरेक्टर से बॉन्ड क्या हो जाता है? बड़ा। d से और भी बड़ा हो जाता है। तो ये बॉन्ड थोड़े लंबे होते हैं, यानी 2 बॉन्ड लंबे होते हैं और 3 बॉन्ड छोटे होते हैं। तो आंसर आ जाएगा बी। तो चलिए बी इज द राइट आंसर, नॉट डी। तो हर जगह है ऑल ऑफ दीज नहीं चलेगा रे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रणीता ऑल ऑफ दीज यहाँ पे तो फेल हो गया। चलो अब हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की। जल्दी से बात कर लेते हैं ऑक्सी एसिड्स की।
तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में आप ध्यान से देखो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में हमारे पास कई सारे हैं, समझ गए ना। तो प्रणीता आपने सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 टाइप के ऑक्सी एसिड तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इनको हीट करके 2 टाइप के और बना सकते हैं, तो 6 एंड 7, ये हीट करने से बनेगा। इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो कितने टाइप के ऑक्सी एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, जो ऑक्सी एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, उसमें सबसे पहला क्या आता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। लिख दो जरा एक बार, फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस, PHOS फॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस फॉस्फेनिक एसिड होता है ये, इसको बोल देते हैं हम लोग H3PO2। क्या बोल देते हैं, H3PO2। कैसा होता है जी ये होता है P डबल बॉन्ड O, यहां पे H, यहां पे H और यहां पे OH। तो नोट कर लीजिएगा sp3 होता है। कोई भी ऑक्सी एसिड हो, फॉस्फोरस का हो, सल्फर का हो, क्लोरीन का हो, ब्रोमीन का हो, आयोडीन का हो, हमेशा क्या होगा, sp3, sp2 हो ही नहीं सकता। क्लियर है ये बात बिल्कुल। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपको पता है H3PO2 कैसे बनता है, NaH2PO2, यानी फॉस्फोरस के ऊपर NaOH डाल दो, बनाना सिलेबस में अब नहीं है, तो इसके बारे में अपन बात ना ही करें तो अच्छा है। वैसे H3PO2 बनाने का मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर NaOH डाल दीजिए, H3PO2 बन जाएगा। समझ गए हो कि नहीं समझे हो, जल्दी से मुझे बताएं कि ये बात क्लियर है, जल्दी जल्दी जल्दी, कि ये बात बिल्कुल क्लियर है, बोलिए बोलिए बोलिए। चलो अब यहां पे आ जाते हैं, हमने बात की किसकी, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड की। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड हमारे पास क्या आ जाता है, H3PO3 आ जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये P, ये डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, यहां पर आ जाता है OH और यहां पर आ जाता है H। तो एक PH बॉन्ड है, 2 POH बॉन्ड है। याद रखिएगा, बेसिसिटी भी पूछ ली जाती है कई बार, तो मैं लिखूंगा अलग कलर से। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक, PHORIC, फोरिक एसिड। ये हमारे पास आ जाता है H3PO4। H3PO4 में क्या हो जाएगा, कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। यहां पर बेसिसिटी कितनी हो जाती है, 3, यहां पर बेसिसिटी कितनी है, 2, यहां पर कितनी है, 1। मजेदार एक पॉइंट और आएगा, इनका ऑक्सीडाइजिंग या रेड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करेंगे। समझ गए हो कि नहीं समझे हो। अब अगर हम बात करें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की, तो हाइपो कैसे हो जाएगा, यहां से देखिएगा, ये हमारे पास है। अगर मैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगा, बताओ जरा एक बार सारे के सारे बच्चे। यस बोलो भाई बोलो, जल्दी से बोलिए फटाफट से कि सर अब हमारे पास, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर देखिएगा पायरो, पायरो कब यूज करते हैं बच्चों बताओ, पायरो जब 2 को हीट करके 1 बन जाए तो पायरोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो में मतलब इसके 2 को हीट करेंगे, यानी 2H3PO4 को हीट करेंगे, तो यहां से बन जाएगा H4P2O5 और -H2 निकल भागेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो बना लो इसे भी। बनाने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, ये PO है, ये हमारे पास क्या है, OH, प्लीज नोट कीजिएगा, ये भी हमारे पास OH है, ये O आ गया, ये P आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड O, ये OH और ये भी OH आ गया। तो ये आपके लिए क्या आ जाता है, P2O5 फॉस्फोरिक एसिड। तो 2 आने चाहिए थे ना, तो यहां पर हमारे पास 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैसे हो गए, 5, तो 1 हमें हटाना पड़ेगा, एक हमें पायरोफॉस्फोरस बना दिया हमने, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, तो 8 है ना, 7 आएगा यहाँ पे। आई एम सो सॉरी, मैं भी तो देख रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्लियर के नहीं क्लियर, बोलो जल्दी से एक बार कि सर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। पायरोफॉस्फोरस बनाना हो तो इसमें से निकाल दो, इसमें से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड।
पायरोफॉस्फोरस एसिड, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H4P2O5। H4P2O5 में क्या करोगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा लोगे OH की जगह, तो ये आ जाएगा P डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पे H, ये आ गया पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है बात, बिल्कुल बनाते जा रहे हो ना, देखो तुक्का नहीं मारना है, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेंगे, सर कैसे बनाया आपने इसे। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं बच्चों तो अल्टीमेटली यू विल सफर, आप लोग सफर करेंगे। तो यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 5, हम 5 पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाइए, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपो PHOS PHORIC, हाइपोफॉस्फोरिक, ये हो जाता है हमारे पास H4P2O6। बनाइएगा स्ट्रक्चर इसकी। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, 7 में आ जाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या आ जाता है, मेटाफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक आ जाता है HPO3N, ये आ जाता है मेटाफॉस्फोरिक। इसे भी बनाइएगा, स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, जल्दी से बनाएं और मुझे बताएं कि सर हमें तो बातें समझ में आ चुकी है। एक बार मुझे क्लियरली बोलिएगा, अनिकेत, समृतवार, प्रणीता, इसके अलावा विकास, अलविना कौसर और वंदना गुप्ता, जल्दी से मुझे बताइएगा, दीक्षा डांडा, अक्षत, ये स्ट्रक्चर रटने नहीं बेटा, स्ट्रक्चर रटने की जरूरत क्या है, स्ट्रक्चर रटने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप एक बार ढंग से पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना आपको। अगर आप ढंग से एक बार पढ़ लेंगे तो रटने की जरूरत नहीं होगी रे, समझ गए हो कि नहीं। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, रटने की जरूरत आपको फिर नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये किससे बन रहा है, जो हमारे पास है ये हाइपोफॉस्फोरिक, इसमें एक H3PO3 एक H3PO4 है, दोनों को जोड़ेंगे, वाटर हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिएगा बताइए जरा, इन्हें बताने का तरीका आपको बताना है क्या, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कि सर इन्हें जोड़ने का तरीका एक बार आप बता दीजिए, मजेदार है ना ये बिल्कुल। तो बस इतने ही आपने करने हैं, यही आपके सिलेबस में है। आपको पी पाई बॉन्ड भी पूछे जाएंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड भी पूछे जाएंगे, ये सब चीजें आपके लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको इन सब चीजों के लिए। चलिएगा जी, एक बार कमेंट सेक्शन में बच्चे, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर हमें बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी है। कि सर हमें याद करने का, सर फॉर्मूला याद कैसे करें, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बोलिए जल्दी से। यार ये तो बड़ा इजी पीजी सा है। चलो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं, शायद आप नोट कर लीजिएगा। अगर हमारे पास, अगर आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो बात बन जाएगी। देखो जब हम पायरो बोल रहे हैं, जब हम पायरो बोल रहे हैं, जब हम क्या बोल रहे हैं, पायरो, पायरो का मतलब 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकाल के क्या बना दिया आपने, एक बना दिया, 2 मॉलिक्यूल से एक बना दिया। जैसे हमारे पास क्या है, H3PO3 है, इसके 2 मॉलिक्यूल को आपने हीट किया तो क्या बन जाएगा, H4P2O5 बन जाएगा। अगर मैंने 2 H3PO4 लिया है तो इससे क्या बन जाएगा मेरे पास, H4O7 बन जाएगा। देखो सब याद हो गए। ये मेरे पास क्या है, फास्फोरस एसिड, ये मेरे पास क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। एक मेरे पास क्या आता है,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 होता है। तो याद रखिएगा, सब याद हो गए। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं हाइपो बोल रहा हूं, देखो ये भी, अगर यहां पर प्लीज नोट कीजिएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे बन जाएगा। एक चीज और भी नोट करो, अगर मेरे पास क्या है H3PO3 है, मैंने क्या किया, H3PO3 है, मैंने इसमें से क्या किया, हाइड्रोजन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा मेरे पास H4P2O6 बन जाएगा। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फोरस, फॉस PHO फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस बन जाएगा। ये किससे बना है हमारे पास, फॉस्फोरस से। ये किससे बना है, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस एसिड से, ऑर्थोफॉस्फोरस। ये याद करना पड़ेगा कुछ चीजें, फॉस्फोरस एसिड से ये बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट में आ जाइए, बाकी सारे तो आपको पता ही है। अगर आप क्या कर देंगे, अगर आप H3PO4 को हीट कर दें 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो -H2 निकल जाएगा, बन जाएगा HPO3। इसे कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक। क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक, PHORIC। सारे याद हो गए। देखो इजी पीजी है, बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रट्टा लगाएंगे, पायरो का मतलब होता है वाटर निकाल देना दो से, तो पायरोफॉस्फोरस ये हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक ये हो जाएगा। यहां पर देखो ये हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। H3PO3 को हीट करेंगे तो अगर उसी से एक मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाए तो क्या बोलेंगे, मेटा। तो ये इजी पीजी। अब यहां पर आप लोग याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें आप जरूर याद रखिएगा, तभी बात बनेगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। दोबारा बताने हैं क्या, एक बार जल्दी से बोलिए कि सर ये बात अब समझ में आ रही है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा पक्के से, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो गारंटीड समझ में आएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आएगा। रट्टा थोड़ा लगाना होता है इनका, इनके रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, बस समझ लो अच्छे से एक बार, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, ग्रुप 16 की तरफ मूव कर जाते हैं। ग्रुप 16 में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है एंड पोलोनियम आता है। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, इनको हम बोलते हैं, यहां पर याद रखेगा, ये हमारे पास क्या है, ओवर फॉर्मिंग है। ये पहले चार क्या है, ओवर फॉर्मिंग है, ये और फॉर्मिंग है, तो इनको कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कैल्कोजेंस भी बोला जाता है। और फॉर्मिंग, ओवर फॉर्मिंग होते हैं। पोलोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तो सारी ऑक्साइड में आपको मिलता ही है, ऑक्सीजन सारी ऑक्साइड में आपको मिलता है, तो इनके अकरेंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार मुझे देखना है, अलविना ने बोला है यस सर क्लियर है। चलिएगा, अक्षत को समझ में आ गया है, तो अक्षत अगर आपको बात समझ में आ ही गई है तो चलो यार फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा चलिएगा चलिएगा, देखो बहुत छोटी छोटी बातों पे फोकस करना है, बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइन पे आती चली जाएंगी, प्रोवाइडेड आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर लें तो। क्लियर, बताओ जरा एक बार, मेरी बातें आप लोगों को क्लियर है? जी सर हमें बिल्कुल क्लियर है। अब इनमें देखिएगा, सबसे पहला अगर मुझसे कोई पॉइंट पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, इनमें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर में है, उससे ज्यादा सेलेनियम में है, उससे ज्यादा टेलुरियम में, और उससे ज्यादा पोलोनियम। ठीक है, अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बच्चे बताइए। अक्षत, ये बार बार बदलना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि यहां पे क्या है, आपके 3 के चैट दिखते हैं मुझे एक जगह और 3 के चैट नजर आ रहे हैं एक जगह, तो सबके चैट्स को एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहां पर देखो, ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, प्योर नॉन मेटल्स। ये दोनों मेरे पास क्या है, मेटलॉइड। ये क्या है, मेटलॉइड्स है। और ये तो भाई साहब रेडियो एक्टिव है, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो आप भूल ही जाइएगा, ये तो आप भूल ही जाइए। पोलोनियम 210 दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक है, पोलोनियम 210। तो मेटालिक कैरेक्टर की अगर मैंने बात की तो ऐसे आ जाती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन देन सल्फर देन सेलेनियम
देन टेलुरियम और पोलोनियम की सबसे कम आ जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर ये आ जाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है फ्लोरीन के बाद। फ्लोरीन को अगर आप ले लें तो फ्लोरीन के बाद अगर किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है तो वो कौन आता है बच्चों फ्लोरीन के बाद? अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर किसी की दुनिया में होती है तो वो भाई साहब होते हैं ऑक्सीजन। क्लियर है? वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तो भूल ही जाइए, पोलोनियम की सबसे कम होती है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लें यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है सल्फर की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम और लास्ट में आता है ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात याद रखिएगा, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 141, यहां पर 196 तो किलो जूल पर मोल में। तो ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, सल्फर की सबसे ज्यादा होती है। नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाती है, लेकिन ऑक्सीजन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज क्या होता है? रिलक्टेंस शो करता है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन में रिपल्शन ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ अगर बात करें तो, अगर बात करें बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या कर जाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। यानी ऑक्सीजन से ज्यादा कौन है? सल्फर। सल्फर, सल्फर से ज्यादा कौन है? सेलेनियम। उसके बाद कौन है? टेलुरियम। पोलोनियम तो भूल ही जाइए। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं? डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा है सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम। पोलोनियम तो आप भूल जाइएगा, पोलोनियम के चक्कर में नहीं पड़ना है, पोलोनियम के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि पोलोनियम के लिए क्या होता है? हाईली रेडियो एक्टिव होता है, और उसके लिए जो बच्चों हाफ लाइफ टाइम होता है वो भी बहुत कम होता है। उसके लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो भी बहुत कम होता है। क्लियर के नहीं क्लियर? अगर बात करें बच्चों एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की सबसे कम है, सल्फर की उससे ज्यादा है, सेलेनियम की उससे ज्यादा है, टेलुरियम की उससे ज्यादा है, पोलोनियम तो भूल ही जाइए। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बताओ जरा एक बार आयनाइजेशन एनर्जी को बताइए मुझे फटाफट से एवरीवन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसमें आयरन की तरह कोई एक्सेप्शन, यानी इसमें नाइट्रोजन फैमिली की तरह कोई एक्सेप्शन नहीं आता है बच्चे, ये बात याद रखिएगा। इसमें नाइट्रोजन फैमिली की तरह एक्सेप्शन नहीं आता है। यहां पर क्या आ जाता है? ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम। यानी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा। क्लियर है? अगर कोई पॉइंट की बात करें, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में भी ऐसा ही आता है। डेंसिटी का ऑर्डर देख लीजिएगा जरा एक बार, इसमें थोड़ा सा याद करने की जरूरत है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, डिक्रीज करती है, ये क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो डेंसिटी इन एलिमेंट्स की, जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती चली जाती है। ऑक्सीजन की बहुत कम होती है, उससे ज्यादा सल्फर है, उससे ज्यादा सेलेनियम है, उससे ज्यादा टेलुरियम है। तो नोट करते जाएं, ये वो बातें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनमें आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत थी नहीं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें आ गई। अब चलो आगे बढ़ो बच्चों फटाफट से। किसी को कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह वगैरह, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, फिर फिजिकल स्टेट की तरफ अपन मूव कर जाएंगे। फिजिकल स्टेट की तरफ अपन मूव कर जाएंगे। याद रखिएगा 13 समथिंग कुछ होती है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए बात करें, अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन तो गैस है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तीनों के तीनों क्या हैं? सॉलिड हैं। पोलोनियम मेटालिक होता है, और जो कि रेडियो एक्टिव होता है, बीटा डिके देता है। क्लियर है ये बात? ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव विच गिव्स बीटा डिके। क्लियर? तो इट इज रेडियो एक्टिव होता है, बीटा डिके देता है, जिसकी हाफ लाइफ लगभग 13-14 डेज के आसपास होती है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, देन यू विल गेट इट। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं बच्चों, यहीं से शुरू कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट,
तो फिजिकल स्टेट में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, बाकी रेस्ट आर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब के सब क्या है बच्चों, सॉलिड है, ये सब के सब सॉलिड है। ये तो रेडियो एक्टिव है, इसके लिए टी हाफ कितना होता है, 13.8 डेज, ये होता है इसका टी हाफ, ये इसका टी हाफ होता है, ये रेडियो एक्टिव है। तो यहां तक आप पढ़ के आइएगा, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, कल 1.5 घंटे में इस चैप्टर को और ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। चलिए कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, फिर बात होती है, तब